अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अहमद अली बुखारी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़। नाज़रीन, जैसे पिछली वीडियो में साफ़ी मोहम्मद मुज़म्मिल ने अपनी कहानी बताई बीते लम्हा, उससे आगे की कहानी सुनते हैं मोहम्मद मुज़म्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? दुआ है सर आपकी। जी, क्या सुनना चाहते हैं? सर, आगे की कहानी आप सन 2010 के बाद। अच्छा, सन 2010 पे हम कराची वापसी आए थे। बलूचिस्तान में कहा था सन 2010 में दोबारा बलूचिस्तान की नाअहली और सिंध की हुकूमत की होशियारी से, और जो बलूचिस्तान के MPA MNA फिर बिकाऊ माल, उन्होंने अपना ज़मीर बेचा। जब सिंध में सैलाब आया, फिर गुड्डू बैराज टूटा, बारिशें काफ़ी हुई थी। गुड्डू बैराज, पंजाब में जो बारिशें हुई तो गुड्डू बैराज में पानी की सतह बहुत बढ़ गई। फिर इंडिया ने भी पानी छोड़ा, तो गुड्डू बैराज की कैपेसिटी नहीं थी इतने पानी को रोकने की। उस टाइम पे कोई ऐसा निज़ाम भी बना हुआ नहीं था। अब तो माशाल्लाह बहुत निज़ाम बन चुके हैं कि पानी को अब अगर पानी को फैलाया जाता है तो वो अपने मकसद के लिए फैलाया जाता, मगर उस टाइम पे जो फैलाया जाता था तो उस टाइम पे कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। अच्छा, फिर गुड्डू बैराज में शिगाफ पड़ा, पानी बलूचिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचा। बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है हमारे और सिंध के बीच में, एक नहर आती है जिसका नाम सेफला मक्सी किनाल है। उस सेफला मक्सी किनाल 12 माह भर के चलती है। उससे हमें एक बूंद भी पानी आम दिनों में नहीं मिलता। हालांकि हमारे पास बंजर ज़मीनें हैं, पानी की कमी है, और इस एक वक्त हमारे इलाके में ऐसा भी आता है साल में कि अगर हमारे गांव में अल्लाह ना करे कोई इंतकाल कर जाए तो उसको गुस्ल देने के लिए भी पानी नहीं होता। मगर सैलाब हर साल, हर 2 साल बाद हमारे पास भेज दिया जाता है सिंध की तरफ से। बहरहाल 2010 में फिर गुड्डू बैराज टूटा। वो पानी सिंध के वडेरों की ज़मीनें बचाता बचाता बचाता, पानी भी बड़ा होशियार है ना, गरीबों की ज़मीनें डुबाता है, अमीरों की नहीं डुबाता। पानी होशियार नहीं है, वो होशियार है ना, जो बड़े हैं, बड़े हैं ना। हाँ, तो फिर पानी वो करता करता सेफला मक्सी किनाल पे पहुंचा। सेफला मक्सी किनाल के बाद वो पानी, या जारी बात है, फिर कुछ ज़मीर बेचे गए, कुछ ख़रीदे गए। फिर वो पानी बलूचिस्तान की सरजमीन में दाखिल हुआ। फिर बलूचिस्तान डेरा मुराद से होता हुआ वो पानी हमारे इलाकों में पहुंचा। वो इलाकों से फिर हमारा इलाका वहाँ डूब गया। वहाँ जब हमारा इलाका डूबा तो फिर वहाँ से हम निकले, हम सफ़र किया। अब उस टाइम पे जो है ना, 2010 में अगर किसी गाड़ी वाले को, किसी बस वाले से हम बात करते, कहते भाई हमने जाना है कराची अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि अगर हमारे पास जो रास्ता बचा था वो सिंध की तरफ निकलने का बचा था, क्योंकि हम बलूचिस्तान से सिंध में आ सकते थे, बलूचिस्तान से कोयटा या इस तरफ नहीं जा सकते। उस तरफ से पूरे पानी ने हमें घेर लिया था। अब हम वहाँ से अपने फैमिली वगैरह लेके हम सेफला मक्सी किनाल है उस पे आ गए। सेफला मक्सी किनाल पे आ गए तो फिर हमने गाड़ियों से, मुख्तलिफ ट्रक जो भी यानी कि अवेलेबल थी ट्रांसपोर्ट, उनसे बात की तो उन्होंने हमें इतने किराए बताए कि उस सैलाब की सूरत हाल में हम वो किराए अफोर्ड हरगिज़ नहीं कर सकते थे। फिर हमने कहा कि हमारे एक रिश्तेदार थे तो उनके पास ट्रैक्टर और ट्रॉली थी। तो हमने उन्होंने कहा कि यार अपन इसको भी तो यहाँ नहीं छोड़ सकते ना, इसको भी तो कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है ना। एक काम करते हैं, अल्लाह मालिक है, इसमें डीजल डालते हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली में फैमिली कराची किसी तरह भेज देते हैं। और यहाँ पे हम, जैसे पहले हमारे जो मेरा भाई रहता था, दीगर रिश्तेदार रहते थे, उन्होंने यहाँ घरों का कोरंगी में इंतज़ाम कर दिया था, कोरंगी में। बहरहाल हम वहाँ से निकले। वहाँ से आवाम, उसके अंदर वो सूखी घास होती है ना ट्रॉली के अंदर, वो सूखी घास डाली, फैमिलियाँ बिठाई। तकरीबन 5 से 6 फैमिलियाँ हमारे साथ थी। 5 से 6 फैमिलियाँ डाली और ट्रॉली में हम बरास्ता ट्रैक्टर पे हम निकले। ट्रैक्टर की रफ्तार बहुत स्लो होती है, तो हमें 3 दिन लग गए। कराची में मुख्तलिफ जगहों पे हमने क़याम किया। और अच्छी बात सिंध के लोगों की, जो सिंध के लोगों के बारे में कहा जाता है मेहमान नवाज है सिंध के लोग, तो हमने उस दौरान सिंध के लोगों को मेहमान नवाज पाया। क्योंकि जहाँ भी हमारी गाड़ी, जिस शहर में भी हम स्टे करते थे खाना खाने के लिए या किसी चीज़ के लिए ना, तो हमसे पैसे नहीं लेते थे। अगर कोई पैसे लेते था तो इतने कम पैसे लेता था जो हमें लगता था कि यार ये नामुनासिब पैसे हैं। बहुत कम पैसों में हमें खाना दिया जाता था या फ्री दिया जाता था।
अक्सर फ्री दिया जाता था, कोई या तो कोई मजदूरी वगैरह थोड़ी बहुत ले लिया करता। ये करते फिर हम 7 में स्टे किया, मुख्तलिफ जगहों पे स्टे करते करते हम टूल प्लाजा क्रॉस किया। टूल प्लाजा क्रॉस करके हम जो एयरपोर्ट वाला रास्ता रेखे कोरंगी आए। कोरंगी में 48 भी जो पप्पन चौक भी है, मशहूर है, हम यहाँ से करीब भी है जहाँ हम बैठे हैं, तो वहाँ पे हमारी फेरी पहुँचे। वहाँ जो ज़्यादातर तादाद है लोगों की ना, रिहायशी जो लोग हैं उस पट्टी में, वो है गिलगिती बल्दी, वो रहते हैं। तो उन्होंने देखा यार ये सैलाब मुतासिर, उस टाइम पे एमक्यूएम पाकिस्तान का बड़ा हॉल था जनाब अल्ताफ हुसैन का, तो एमक्यूएम पाकिस्तान वालों को पता चला कि इस तरह की कोई फैमिली कोरंगी में आई है, तो उनकी सेक्टर से एक बाकायदा टीम आई हमारे पास मिलने, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर वो एक स्कूल थी, अजीज़ा स्कूल है, उसके पास खड़ा होता था हमारी फैमिलियाँ, और हमारे पास उस टाइम पे काम धंधा भी कोई नहीं था। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग आए, उन्होंने हमसे मिले, हमें बुलाया बाहर, हमें मिले, तो बोला भाई क्या परेशानी, क्या हम कहाँ से आए हो? हमने बताया जी बलूचिस्तान से आए हैं। उस तरह हमें अंदर बलूचिस्तान अंदर जाने के रास्ते बंद हो गए थे, तो हमने ये रास्ता इख्तियार कर लिया, तो हमें ये आसान पड़ा, तो हम यहाँ आ गए। अच्छा, फिर उन्होंने हमें हेल्प की। उन्होंने बोला भाई राशन, रिहाइश का मसला है, किरायों का मसला है, किसी भी चीज़ का मसला है, 75 में आप आएँ, रईस भाई बैठे हुए हैं, आप उनसे मिलें, आपका मसला हल हो जाएगा। हमने कहा जी हमें, हमारे रिश्तेदार यहाँ पहले रहते थे, फैमिली के बगैर रहते थे, तो हमने 2-3 घरों का इंतज़ाम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतना मसला नहीं है, जब होगा तो ज़रूर हम आएंगे। फिर उन्होंने फिर भी कहा कि आप लोगों का जो बड़े हैं उन 2-3 बड़े आ जाएं, जब टाइम निकले आपको, उन्होंने बोला जब टाइम निकले कोई भी मसला है आप 75 में आके रिपोर्ट कर लें, बता दें उन्हें। तो रात को तैयारी हुई। उस टाइम पे एक लसानियत बुनियादों पे एमक्यूएम से एक नफरत भी पाई जाती थी सिंध के इलाकों में, क्योंकि फिर जारी बात है धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाती है जब चीज़ें आया होती है ना, कि बहरहाल जो भी है उस टाइम पे एक लसानियत बुनियादों पे जो अंदरूनी सिंध बलूचिस्तान में रहने वाले लोग थे, वो एमक्यूएम से एक अलग की ही किस्म की नफरत करते थे। जनाब बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ हुसैन से एक अलग ही नफरत कहते जी। होना तो ये चाहिए था, जब हम कोरंगी में उतरे थे वो डंडे लेके आते, सोटे लेके आते, हमें मारते और भगा देते, भागो भाई तुम बलोच यहाँ कहाँ से आके बस गए। तो बहरहाल ऐसा कोई रवैया नहीं किया गया, हमें आए और हमारे साथ अच्छा सलूक किया। हम जब 75 में गए तो हमें वहाँ भी अच्छा सलूक किया। वहाँ रईस भाई मिले, जो रईस मम्मान नाम से बहुत मशहूर आदमी है और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, आज भी हयात है। तो उन्होंने हमसे मसाइल पूछे, भाई किस तरह का मसले। हमने बोला भाई अभी तक हमें मसला कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना किसी अगर पॉसिबिलिटी है तो जॉब की, तो वो हमारे लोग हमारे साथ जो आए हैं उन लड़कों को जॉब का हो सके तो उसमें से 2-3 लड़कों को जॉब भी दिलवा दी गई थी। बहरहाल सबको तो वो भी नहीं, उन्होंने भी नहीं दिलवाई, बहरहाल इतनी सपोर्ट की, हमें जॉब मिली। और जॉबों में बाकी कुछ लोग, हम बेरोजगार थे, हम नौकरी वोकरी ढूंढ रहे थे, अल्लाह के शुक्र से उस टाइम पे सिस्टम चल रहा था। फिर जब भी हम कंपनी में लगे और मुझे कंपनी में काम मिला उस टाइम पे, जब 2007 में तो वापसी चला गया, वापसी आया तो मुझे काम मिला ढूंढते ढूंढते, रमज़ान का महीना भी था, AGI 5 में, 5 AGI है, AGI 2 के बराबर में मुझे काम मिला। अब काम मिला उधर, अख्तर भाई थे, सिंधी था, इंचार्ज था, जिसका नाम अख्तर था, बड़ा बेहतरीन आदमी, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, बेहतरीन आदमी। उसने आया, उसने कहा कि भाई मुझे लोडर चाहिए। अब हमने बोला लोडर, किस चीज़ का लोडर भाई? बहरहाल उस टाइम पे काम की ज़रूरत थी, ये नहीं देखना था कि काम क्या है, बस काम है, ये बहुत ज़रूरी था। तो हमने काम लिया, हम गए वहाँ पे, हमने बोला भाई हम लोडिंग कर लेंगे। मैं बोला एक बंदा चाहिए, हम 2 बंदे खड़े थे, उन्होंने बोला एक चाहिए, हमने बोला ठीक है मैं कर लूँगा। फिर गए तो वो फैब्रिक के रोल थे ना, जो फैब्रिक जहाँ स्टोर होता है, वहाँ से फैब्रिक उठा के सिर्फ कटिंग तक लेके जाना था। कटिंग का इतना था, समझे कि 15-20 कदम दूर कटिंग थी, और हम वहाँ पे वो रोल आते थे, हमारे पास स्टॉक होते थे, स्टाइल वाइज हम रोल कंधे पे उठा के 2 बंदे रखते थे, हम वहाँ पे देते। तो वो वहाँ काम किया। काम करने के बाद वहाँ पे जब रमज़ान का दिन करीब आए, रमज़ान के दिन करीब आए तो मतलब रमज़ान चल रहा था, ईद के दिन करीब आए, AGI में वो दिया जाता है, ज़कात दी जाती है। उस टाइम पे भी 15-15, 20-20 हज़ार एक फ़र्द को ज़कात दी जाती थी। मेरे साथ जो लड़के काम करते थे, वो एक तो वो जो सिंधी अख्तर भाई थे उसके भाई था, वो काम करता था हमारे साथ, और 2 पठान लड़के थे,
एक उर्दू स्पीकिंग था, 2 बंगाली लड़के थे, हम वहाँ पे काम करते थे, बड़ी मोहब्बत होती थी आपस में, अल्हम्दुलिल्लाह ना काम करते थे। जब ज़कात मिली तो अख्तर भाई ने सबको जमा कर लिया ना कि भाई जिसको पैसे ये मिले हैं वो पैसे इसमें से थोड़े थोड़े पैसे सब मुजम्मिल को दें, क्योंकि इसकी ये सिचुएशन है। तो मैंने उनको बोला, शुरू से ज़कात लेने की आदत नहीं रही ना, तो मैंने बोला नहीं यार ये ज़कात के पैसे मैं ले नहीं सकता। उसने बोला नहीं यार तुम इस टाइम पे तुम थोड़ी ये ज़कात क्या देखोगे, तुम्हारे पास कोई सेटिंग नहीं है, तुम्हारे हालात इस तरह के हैं। मैंने बोला नहीं यार हम ज़कात नहीं ले सकते, तो हमने ज़कात का मना कर लिया। बहरहाल वहाँ पे ईद तक मैंने काम किया। ईद के बाद फिर तकरीबन ये 6-8 महीने का दौरानिया हो गया इस सिस्टम में ना। 6-8 महीने बाद फिर मुझे जॉब लग गई अख्तर में दोबारा। फिर वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे क्योंकि सैलरी अच्छी थी, काम थोड़ा आसान था, इतना मुश्किल काम नहीं था जितना मुश्किल काम वहाँ लोडिंग करना था। स्टिचिंग में गए थे, फिर 2-3 महीने हमने काम किए। 2-3 महीनों के बाद हमें मशीन ऑपरेटर बन गए, तो फिर वहाँ मशीन चलाने लगे। तो एक हमारे उस्ताद के लिए अब्बास भाई थे, बलोच थे, वो भी मकरानी बुरोई बलोच थे, बुरोई बलोच थे, मकरानी बहुत प्यारी बोलते थे। उनने कहा कि भाई कैसा बेकार आदमी है, अब मशीन सीख गया, जा ठेके पे काम कर। मैंने बोला यार 3 महीने हो गए और अब काम कैसे छोड़ दूँ। बहरहाल काम छोड़ा, फिर जाके किसी और कंपनी में लगे और वहाँ से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। और बाकी ज़िंदगी की कहानी बताएंगे कल, और इस स्टोरी का आगे इसको करेंगे कल से इंशाल्लाह। अगर कल टाइम मिला तो फ़िलहाल आपको पता है मैं हॉस्पिटल में बिज़ी हूँ, तो टाइम की किल्लत है। इंशाल्लाह टाइम निकाल के फिर स्टोरी को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप याद रखना, मैं भूल जाऊँगा तो मुझे दीजिए इजाज़त। चलिए दीजिए सर। हाफिज मोहम्मद मुजम्मिल साहब ने अपनी स्टोरी बताया। स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में दे इजाज़त दीजिए। सैयद अहमद अली बुखारी तो साफ़ी मोहम्मद मुजम्मिल तो अल्लाह हाफ़िज़।